Hello dear students, welcome back to my channel Study Shack. I pray you all are fine and doing well in your studies as well. Dear student, आज हम आपके लिए आए हैं क्लास 11th मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि सेट्स। बेटा पहले मैं सोची थी मैथ्स के आखिर हम कैसे वीडियो बनाएं, क्योंकि मैथ्स के वीडियोस हमारे चैनल में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैथ्स को हम लोग सोचे थे किस तरह पढ़ाया जाए, क्योंकि बुक से तो नहीं पढ़ा सकते मैथ्स को। इसलिए बेटा मैंने सोचा कि मैं आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगी जो आपको बिल्कुल रिवाइज कर लेना है अगर आप मैथ्स को जो है करना चाहते हैं। तो ये नोट्स है बेटा जो मैं आपके लाई हूँ। आज मैं इसी नोट से आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि सेट्स। बहुत इजी चैप्टर बेटा। क्वेश्चंस तो मैं इन स्लाइड्स में नहीं लाई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं क्वेश्चंस लाती तो लैपटॉप में क्वेश्चंस करने में मेरे को बहुत टाइम लगता है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है ना। तो इसलिए बेटा मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, मैं यहाँ पे नोट्स लाई हूँ जिनको मैं रीड करूंगी, आपको समझाऊंगी अच्छी तरह, और ये वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपका 11th क्लास का पहला चैप्टर जो कि सेट्स, और ये है फुल एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियो। तो प्लीज इसको बेटा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपकी सबसे पहली स्लाइड जो कि सेट्स। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सेट्स की बात करूँ, व्हाट आर सेट? सेट इज इक्वल टू वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects. Now see, object elements and numbers of the set are synonymous. ठीक है, इसके बाद फिर सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। इसके बाद फिर द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स एलिमेंट्स। अब देखो सेट क्या होता है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं अब आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, देखो। ये जैसे मेरे पास सेट है, मेरे पास जैसे ये ए एक सेट है, ठीक है। तो इसमें ये इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मेरे प्रेजेंट होंगे बेटा, वो सभी जो है मेरे कैसे होंगे? वेल डिफाइंड एलिमेंट होंगे। और इस सेट्स को हम यूजुअली जो है किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जब हम लिखते हैं तो हम लोग स्मॉल लेटर्स ही लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी। इस तरह आप लोग स्मॉल लेटर्स ही लिखोगे। और सेट्स को हम यहाँ पे ब्रेसेस से जो है बेटा क्या करते हैं? एनक्लोज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई बेटा? इस चीज में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी था ये। ठीक है, तो ये तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो, सेट्स आर यूजुअली द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। अब देखो, और नंबर्स लेस देन 10, जैसे मेरे पास यहाँ पे इनका भी सेट हो सकता है 1 3 5 7 9। वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू। इसका वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स हो गए, इक्विलेटरल, स्केलीन और आइसोसेलेस। ये सभी हमारे क्या है? सेट्स हैं। इनको हम लोग बेसिस के अंदर लिखते हैं, और ये जो अंदर लिखा जाता है इनको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कहते हैं। और सेट को यूजुअली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये सेट होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी चीज नहीं होगा। सपोज मैंने कहा, सपोज आप बोल लो मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं उसका चीज की बात करूंगी तो उसमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे, है ना, सब अलग अलग लिखना चाहिए, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो होता है जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 5, तो सबके सेट इक्वली आएंगे, सबके सेट सेम ही आएंगे, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? ये आपको लोगों को ये वाली स्लाइड समझ में आ गई अच्छी तरह? तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सेट्स विच आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और जब आप सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में भी लिखोगे तब भी आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेट जो कि पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एन, एन यानी कि द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। देन जेड, जेड यानी कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देन क्यू, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। देन आर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देन जेड प्लस, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसके बाद फिर आर प्लस, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब मेरे को इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर मैं एन की बात करूँ, एन आपके नेचुरल नंबर है, यानी कि ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। जेड आपका इंटीजर है, यानी कि इंटीजर
इंटीजर में हमारे जीरो के बाद वाले नंबर्स भी गिने जाते हैं, तो ये आप उसमें नहीं होगे। इसका क्यू हमारा है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि क्या होता है? रेशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिसमें आपके फ्रैक्शंस बीच का पार्ट भी सब जो सब चीज आ रहा हो, इंक्लूड हो रहा हो, तो रेशनल नंबर। रियल नंबर्स तो वो होते हैं जिनके अंदर आपके इरेशनल नंबर्स भी हो और रेशनल नंबर्स भी हो। अब जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी बात कर रही हूँ। जीरो को नाम पॉजिटिव ना नेगेटिव बोलते हैं, सबको पता होगा। क्यू पॉजिटिव यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 1 से लेकर तो इन्फिनिटी तक जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन वगैरह सब चीज जो है क्यू प्लस के इंक्लूड होगी। इसके आर प्लस यानी कि आपको क्या है? आर प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ उन सभी इरेशनल और रेशनल नंबर्स की जो हमारे 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? अब इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो, अगर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए आपका एलिमेंट है सेट ए का, यानी कि सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सेट ए है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक सेट ए है, तो अगर हमारा ए जो है एलिमेंट है सेट ए का, देखो ए बिलोंग्स टू द ए, ठीक है, अगर ए हमारा एलिमेंट है सेट ए का, तो अब इन्होंने क्या कहा है? ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू ए, और इस ए बिलोंग्स टू ए को ही हम लोग क्या लिखते हैं? ए, और ये जो साइन है बेटा आपका ये यहाँ पे आ जाता है, ये होता है ग्रीक सिंबल, और इस ग्रीक सिंबल को क्या कहा जाता है? एप्सिलन। तो ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। एंड सिंस बी डू नॉट बिलोंग टू बी डू नॉट बिलोंग टू सेट बी, तो मैं मान के चल रही हूँ सेट बी है जिसमें बी बी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम इससे लिख सकते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये बहुत ही सिंपल स्लाइड थी, मैंने आपको समझा दी। ठीक है, और सेट को हमेशा आप लोग इस तरह से एनक्लोज करोगे, ये चीज आपको नहीं समझ में आ गया? अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है रोस्टर एंड टेबुलर मेथड, सबसे इजी। देखो, एलिमेंट्स आर लिस्टेड, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर एनक्लोज विद इन द ब्रेसेस। अब यहाँ पे एलिमेंट्स आप लिस्ट कर दो, जैसे मैंने कहा राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10, तो इसमें आप लोग क्या करो? लिया लेस देन 5 ले लेती हूँ मैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 5। तो यहाँ पे मेरा जो सेट है वो इस तरह बन जाएगा 1, ठीक है, फिर मैं कॉमा लगाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, फिर मैं यहाँ पे अगेन, वेट 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 वेट, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब यहाँ पे मैं फिर से बेटा क्या करूंगी? यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी, ठीक है, 3। इसके यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दिया 4 4। इसके मैंने यहाँ पे कॉमा, बस हो गया, ठीक है, ये मेरा सेट हो गया कंप्लीट, ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इस तरह से आप इनको रोस्टर फॉर्म में सिंपल इस तरह से लिखते हो। पर अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूँ तो उसमें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज मटेरियल। तो ये प्लीज देख लो, ऑर्डर यानी कि मैटर नहीं करता। मैं 4 को पहले भी लिख सकती थी, मैं 3 को पहले भी लिख सकती थी, मैं 2 को पहले भी लिख सकती थी, बाद में भी लिख सकती थी, 1 को भी बाद में लिख सकती थी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर आपके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसका है रोस्टर फॉर्म, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। व्हाइल राइटिंग द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। जब हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। सपोज मान लो आपके इसमें आपकी बुक ने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। सपोज मेरे पास अगर एक मेरे को स्कूल को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सपोज मेरे पास एक शब्द है स्कूल, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये ठीक है, ये मेरे पास एक शब्द है स्कूल। अब अगर मेरे को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मेरे को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं इसमें लिखूंगी सबसे पहले, ये ब्रैकेट लगाऊंगी मैं इसमें, फिर मैं इसमें एस लिखूंगी, फिर मैं इसमें कॉमा लगाऊंगी, फिर मैं इसमें सी लिखूंगी, ठीक है, फिर मैं इसमें अगेन कॉमा लगाऊंगी, फिर एच लिखूंगी, एच, फिर मैं इसमें फिर से कॉमा लगाऊंगी, फिर मैं इसमें ओ लिखूंगी, ठीक है, और फिर मैं डायरेक्ट इसमें क्या लिख दूंगी? एल लिख दूंगी, ठीक है, एल। ये मेरी राइटिंग को प्लीज मत देखना, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से ये लैपटॉप में लिख रही हूँ, तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा है बेटा, लेकिन मैं फिर भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने ओ को एक ही बार लिखा, तो रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं होते। हम्म, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट आपका लिखा है
वाइल राइटिंग ओके सेट बिल्डर। अब सेट बिल्डर फॉर्म की मैं बात करती हूँ, मैंने रोस्टर और टेबुलर मेथड की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेट बिल्डर मेथड। एलिमेंट्स पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज। इसमें एलिमेंट्स आपके एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, यानी कि वो उन प्रॉपर्टी को लेते हैं और वो प्रॉपर्टी हमें मेंशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं तो हमारे पास क्या है, A E I O U इन रोस्टर फॉर्म। ये सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में हमारे अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अब देखो मैं इनको कैसे लिखूंगी। अगर मेरे को इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो अगर मेरे को इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट वी है, जिसको मेरे को सेट वी के अंदर इसको ये रोस्टर फॉर्म को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगी या आप इसको रीड कैसे करते हैं ये भी ढंग से देखो आप। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेसेस होते हैं इनका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स, और यहाँ पे जो हमारे दो डॉट होते हैं, जो कोलन होता है, इसका मतलब होता है सच डेट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट वी के अंदर कौन से सारे एलिमेंट्स हैं, A E I O U। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी थी जो वो पॉजेस करते थे कि वो वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इस तरह से आप कैसे लिखते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो। इसी तरह अगर मैं आपको कहती ऑल द, मैं अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के देती 1, 2, 3, 2, 4, 5, तो ये सब क्या है, ये है नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो मैं इसको सिंपल जो है जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती, मैं इसको लिखती v इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, ये कॉलन लगाती, फिर मैं लिखती x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, और फिर मैं ब्रैकेट एनक्लोज कर देती, बंद कर देती। So it is read like this: the set of all x such that x is a vowel of English alphabet। ठीक है, तो मैंने आपके लिए सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लिख के आपको दे दी हैं। अब मैं नेक्स्ट में आ जाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की मैं बात करूँ, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, जो खाली हो। अगर मैं यहाँ पे आपके बात करूँ एम्प्टी सेट्स की, तो एम्प्टी सेट्स में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने जो है दिए थे। ठीक है, एम्प्टी सेट के बारे में। तो एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट। सपोज अगर मैंने आपसे कहा, मेरे पास एक एग्जांपल है कि भाई सपोज एक बी सेट है, बी सेट में मैंने लिखा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट और स्टडीइंग प्रेजेंटली स्टडीइंग इन क्लासेस 10th एंड 11th। तो क्या है, पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चा 10th में भी पढ़ रहा हो, 11th में भी पढ़ रहा हो, एक ही क्लास में तो पढ़ेगा एक बार में, है ना। तो इसका मतलब ये सेट एम्प्टी है ना। तो इससे हमें पता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये सेट एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट यानी कि उस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। फाइनाइट सेट की हमें बात करते हैं। फाइनाइट यानी कि लिमिटेड या फिर एम्प्टी, वो सेट जो कि या तो लिमिटेड नंबर होंगे उसमें या तो एम्प्टी होगा। सपोज मैंने कहा नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें ये सेट में लिमिटेड चीजें हैं। तो अगर आप इसको सेट के अंदर लिखोगे तो आपको लिमिटेड नंबर्स मिलेंगे, इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट्स कहते हैं। ठीक है, एक और चीज थी आपकी कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अ सिंबल फाई। ठीक है, फाई सिंबल होता है बेटा जिससे हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। मैं एक बार फाई सिंबल आप लोगों के लिए बना देती हूँ। ठीक है, ये एक फाई सिंबल होता है जिससे हम एम्प्टी सेट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाई मतलब भी क्या होता है बेटा, एम्प्टी सेट ही होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास ये फाइनाइट मैंने समझा दिया। इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड, कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती। सपोज अगर मैं ऐसे लिखूंगी 1, 2, 3, और इसमें हम लिखते कैसे हैं, सपोज मैंने कहा नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो इसमें तो सेट होगा बहुत लंबा होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब वो इन्फिनिटी का नंबर तो नहीं लिख सकती, तो मैं क्या करूंगी, 1, 2, 3 मैंने लिखा, फिर मैं 3 डॉट लगा दी, इससे पता चलता है कि अभी भी सेट चल ही रहा है। कंसिडरिंग सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, कंसिडरिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, वो हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सेट ऑफ रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो सब कैटेगरी है, माइनस भी है, पॉजिटिव भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है। उतनी सारी चीजें हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो आप सोचो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती ना, तो इसलिए उसको हम लोग सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, क्योंकि उसमें ना तो दूसरी साइड से एंड है ना वाली साइड से एंड है, तो इसलिए रियल नंबर के हम लोग उसको रोस्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। अगर मैं इक्वल सेट्स की बात करूं, इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं बच्चे जिसमें अगर सपोज मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर है आपके इस तरह के एलिमेंट, जैसे मेरे हो गए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
अगर आप देखो तो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर भी है, हालांकि सब एलिमेंट्स नहीं है पर वो एलिमेंट्स तो है ना जो क्लास बी के अंदर है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स हैं, है ना। जब आपके एलिमेंट जो कि ए के अंदर है वही सेम एलिमेंट्स बी के अंदर भी हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल सेट्स हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पावर सेट्स की बात। पावर सेट्स को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने पड़ेंगे, जैसे सबसेट्स और इंटरवल्स ऑफ सबसेट। अगर मैं सबसेट्स की बात करूं, इफ देयर इज अ सेट वी, so the sets containing the elements of set V are called subsets। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इक्वल सेट्स मैंने आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर दी। सपोज मेरे पास एक सेट ए है, मेरे को ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो सेट ए में आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में भी एलिमेंट है 6 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट्स है, बट ऑर्डर इंटरचेंज है, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है ना। तो तब ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स आते हैं। अब सबसे समझना बहुत, बच्चे इक्वल सेट और सबसेट में जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनको लगता है इक्वल सेट। अब देखो जैसे अभी मैंने गलती से बोल भी दिया था बच्चा, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, वो नहीं होता, वो आपका सबसेट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मैंने क्या बोला था गलती से। मैंने ये बोला था कि इक्वल सेट में अगर सेट ए में मेरा 1 2 3 है, नंबर 1 2 3 4 है, और सेट बी में मेरा 1 2 3 4 5 6 है, तो दोनों सेट इक्वल है क्या? दोनों सेट इक्वल है? नहीं, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट चाहिए, है ना। मैं ये कह सकती हूँ कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। अब सबसेट क्या होता है ये समझो। सबसेट वो होते हैं इफ देयर इज अ सेट वी, सो द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट वी आर कॉल्ड इट सबसेट। अब देखो सेट वी में सपोज मान लो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अब मेरा सेट ए में कौन सा एलिमेंट रखूंगे? सेट ए में एलिमेंट रख रही हूँ जैसे सेट वी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, अब सेट ए में मैंने एलिमेंट रख दिया 1 2 3 4 4, इतने ही एलिमेंट करे। अब सेट ए में भले ही सारे एलिमेंट्स ना हो सेट वी के, कुछ एलिमेंट्स तो है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट वी, ठीक है। हम नेक्स्ट है इंटरवल्स एज सबसेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ऑफ वाई सच दैट ए इज स्मॉलर देन वाई एंड वाई इज ए इज स्मॉलर देन वाई, या फिर आप लिख सकते हो ए वाई इज बिगर देन ए एंड वाई इज बिगर देन बी ऑल्सो। सो दिस कैन बी रिटन इन द ओपन इंटरवल। इसको हम लोग ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। कैसे? हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया, ए कॉमा बी लिखा, तो यहाँ पे जब हम इस तरह के ब्रैकेट्स लगाते हैं बेटा, तो इसमें हमारा क्या इंक्लूड नहीं होता है, हमारा ए और बी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने इस तरह से ब्रैकेट लगाया है ना, यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया और ये ए कॉमा बी, उसका ये दूसरा वाला जो कर्व वाला ब्रैकेट है, अगर मैंने ये लगाया, तो इसमें आपका ए इंक्लूडेड है पर बी इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली ये सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे ए के बगल में कर्व वाला ब्रैकेट है, तो जहाँ पे कर्व वाला ब्रैकेट होता है बेटा, वो वाली साइड जो है आपकी इंक्लूडेड नहीं होती है। बी में आप देखो स्ट्रेट वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पे बी जो है आपका इंक्लूडेड है। इसी तरह यहाँ पे दोनों में ही ये स्ट्रेट वाले ब्रैकेट है, तो इसमें आपका ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड है। तो आई होप आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा सबसेट। अब सबसेट अगर समझ लिया तो पावर सेट भी समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो बेटा मेरे पास एक आपका सेट है जो कि है 1 2 3। अब मेरे को बताओ इसके सबसेट क्या निकल सकते हैं। सबसेट इसके निकल सकते हैं, मैम इसका एक सबसेट है सेट ऑफ सेट, एक सेट जिसमें केवल एक नंबर हो। मैम इसका एक सबसेट ये हो सकता है एक सेट जिसमें केवल 2 हो। मैम इसका एक सबसेट ये हो सकता है जिसमें केवल 3 हो। मैम इसका एक सबसेट ये हो सकता है जिसमें हमारे 1 और 2 हो। मैम इसका एक सबसेट ये भी हो सकता है जिसमें 1 2 और 3 सब हो, है ना। मैम इसका एक सबसेट ये भी हो सकता है जिसमें केवल 2 और 3 हो। तो ये सब इसके सबसेट है ना। ये सेट, ये सब इस सेट के सबसेट है। कौन से सेट के? 1 2 3 वाले सेट के, है ना। इन सब सबसेट्स का जब मैं सेट बताऊंगी तो वो हमारा पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आती हूँ यूनिवर्सल सेट में। अब यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सल सेट आपका द बेसिक सेट होता है। अब ये द बेसिक सेट क्या है, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यूनिवर्सल सेट भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि मैथ्स को पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? मैम मैथ्स के लिए तो हमें जो है 3 3 4 4 घंटे के लेक्चर देखने पड़ते। कोई जरूरत नहीं है बच्चे, अगर आप एनसीईआरटी रीड करने लग जाओगे तो आपको अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए बेटा ये एनसीईआरटी से बनाए हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको इतनी अच्छी तरह समझाया है। बच्चों के मन में ये बेकार चीजें है कि भाई एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी से रीड करने से पहले तो हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी को अगर आप क्लियरली रीड करना चाहोगे, रीड करने की कोशिश करोगे, रीड करने की पावर तो अब आप बच्चों के अंदर रह नहीं गई है, तो अगर आप रीड करोगे तो उससे आपको हर चीज समझ में आएगी। एनसीईआरटी ने भी इतनी अच्छी तरह सब चीज समझा रखी है ना। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूनिवर्सल सेट समझना। देखो यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करूँ, आपका एक बेसिक सेट, सपोज मान लो, अब मैं आपको सपोज मान लो एक वो देती हूँ, ठीक है। सपोज आपके पास है
आप सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़ना चाहते हो, है ना? और आपने जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में आप जो है इंटरेस्टेड हो, उनके बारे में जानने के लिए, हैं? एंड इट्स सबसेट्स, ठीक है? सबसेट्स, तो सबसेट सच एज़ सेट सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो नेचुरल नंबर्स का सबसेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो है, अगर मैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का सेट बनाऊंगी, सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स अगर मैं बनाऊंगी, तो बेटा उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो तो हमारे नेचुरल नंबर के सेट में भी होंगे ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, इजंट इट? तो इसी तरह और भी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इस तरह बन सकते हैं ना। दिस बेसिक सेट जिससे हम इतने सारे सेट जो है बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज यूनिटेड बाय यू एंड इट्स ऑल सबसेट्स आर लेटर ए बी सी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इससे इतने सारे सबसेट निकलने हैं, है ना? तो ये बेसिक सेट को हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जो हमारा बेसिक सेट है, जिसके बाद फिर हम लोग व्हेन वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड द सबसेट्स ऑफ बेसिक सेट, तो इसलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। क्लियर बेटा? आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इसमें ऐसा यू आपका बनता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया ये टॉपिक क्लियर। और बेटा आई होप आपको ये साइड्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट चीज में, जो कि हमारा वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने छोटे समय में जो है मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चंस करे होंगे, तो उनको पता होगा मैम वेन डायग्राम तो हमें अच्छी तरह से आता है। और कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल मेंटल एबिलिटी छुई नहीं, जिनको पता नहीं है वेन डायग्राम्स क्या होता है। तो मैं वेन डायग्राम सबको समझाती हूँ। सपोज बेटा मेरे पास दो सेट्स होते हैं ना, मैं वेन डायग्राम इस तरह से बनाती हूँ। देखो, ये इस तरह से वेन डायग्राम बनता है। अभी मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी ना, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको इरेज कर देती हूँ। वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द क्लोज कर्व सर्कल्स। जब जरूरी नहीं है बेटा वेन डायग्राम में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेक्टेंगल ही हो या इस तरह की चीजें ही हो। वेन डायग्राम में आपकी और भी चीजें होती है। जैसे मैं अगर वेन डायग्राम की बात करूँ, मेरा वेन डायग्राम क्या हो सकता है? एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास वेन डायग्राम हो सकता है। सर्कल्स हो गए, क्लोज सर्कल्स हो गए, रेक्टेंगल्स भी बहुत लोग बनाते हैं इस तरह से, ट्राइंगल्स भी बनाते हैं। इवन जब आप और ज्यादा डीप में पढ़ोगे तो आपको स्क्वायर्स भी मिलेंगे, है ना, जिन्होंने मेंटल एबिलिटी की होगी, है ना। तो वेन डायग्राम्स ये डायग्राम्स होते हैं और इनसे हम लोग डेटा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जनरली कभी कभार हमें जो समझ में नहीं आता, तो हम बहुत ज्यादा जो बड़ा बड़ा डेटा होता है ना बेटा, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उनके लिए वेन डायग्राम्स बना देते हैं, है ना। सेट्स में वेन डायग्राम्स का क्या यूज है और ऑपरेशंस ऑफ सेट, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो, वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द क्लोज कर्व सर्कल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ सेट, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, अब मैं यूनियन ऑफ सेट की बात करूं, तो यूनियन ऑफ टू सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वन एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट टू बाय राइटिंग कॉमन एलिमेंट्स वंस ओनली। ये लाइन से मैंने आपको हर चीज समझा दी। बेटा सपोज मान लो मेरे पास एक सेट वन है जिसमें आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। मेरे पास सेट टू है जिसमें आपके एलिमेंट्स है 4, जिसमें आपके एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8। अब मैं क्या करूंगी, मैं जब इसको लिखूंगी ना, 4 देखो दोनों में कॉमन है, तो 4 को मैं एक ही बार लिख दूंगी, बाकी सबके एलिमेंट्स लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। बहुत सिंपल, इसी को हम लोग यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। बिल्कुल आपको दिक्कत आई इसमें? नहीं है। दिस सिंबल यू डिनोट्स यूनियन, और इस यू सिंबल की जो है क्या डिनोट करता है? यूनियन डिपेंड डिनोट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन में मैं आ जाती हूँ। अब इसमें मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता दूं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप सोचोगे मैम हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में क्यों नहीं लिखा ये ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे आपने यहाँ नीचे लिख लिखा है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। मैम ये आपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये बच्चों वाली प्रॉपर्टीज है और इसको मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगी, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा बेटा, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने बचपन क्लासेस में ही पढ़ी थी, कि अगर मैं कहूँ मैं मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, आप लोगों ने बचपन क्लासेस में भी पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ये पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी आपको? मैं कहूंगी 4 × 5, तो 4 × 5 आपका 5 × 4 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आप बचपन में पढ़ते आए हो, पढ़ते आए हो, ऑब्वियसली पढ़ के आए हो, है ना।
तो इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये कम्यूटेटिव लॉ इसमें भी सेम है। इसमें भी क्या है कि भाई अगर ए यूनियन बी आप करोगे, यानी कि ए का अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो सेम होगा बी यूनियन ए के, क्योंकि आपको लिखने तो सारे एलिमेंट ही है ना, लिखने तो सारे एलिमेंट ही है आपको। अब जब आपको सारे एलिमेंट ही लिखने हैं तो भैया उनका ऑर्डर मैटर थोड़ी ना करता है। मैंने कहा ना सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप कहोगे मैम बी यूनियन ए में तो हम पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे फिर ए के लिखेंगे, तो बेटा ऑर्डर मैटर थोड़ी ना करता है। मैंने थोड़ी ना बताया कि ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अगर एक पे एक सेट है 1 2 3 4 तो मैं उसको 4 3 2 1 भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो इसलिए ये दोनों इक्वल है। कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया। अब मैं आ जाती हूँ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की अगर मैं बात करूँ तो वही चीज सिंपल, मैंने आपको बताया था ना, जैसे मेरे को करना है 4 × 5, मैंने ब्रैकेट में लिखा और मैंने फिर ×3 कर दिया, तो मैं इसको भैया ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 5 × 3 ब्रैकेट में लिख दिया और ×4, है ना। तो ये भाई सेम चीज है, एसोसिएटिव लॉ भी सबको समझ में आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको यूनियन के उसमें बात करूं तो देखो जैसे मेरे पास है ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी को मैंने अगर ब्रैकेट में लिखा और फिर मैं यूनियन सी लिखती हूँ, है ना, यूनियन सी लिखती हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन और उसके बाद ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बी यूनियन सी। क्योंकि बेटा बात तो एक ही ना, आप क्या लिख रहे हो, एलिमेंट ही तो लिख रहे हो, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। एलिमेंट ही लिख रहे हो तो सबके एलिमेंट्स आप लिख दोगे। अब नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। और ये क्या है बेटा, आपकी आइडेंटिटी है यू की, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब देखो फाइव, फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। रुक जाओ चलो, यहाँ पे फाइव मिसिंग है तो मैं फट से फाइव को ड्रॉ कर देती हूँ। यस, तो इसमें क्या लिखा है, देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, यानी कि यूनियन। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव। अब मैंने क्या बताया था, फाइव इज ए एम्प्टी सेट। अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ उसका किसी का यूनियन करवाऊंगी, यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस कॉमन एलिमेंट को क्या करना है, कॉमन एलिमेंट को हमें एक ही बार लिखना है। जब मैं एम्प्टी सेट लूंगी तो ऑब्वियसली मेरे को क्या रिटर्न होगा, ए ही रिटर्न होगा। तो इसमें कोई समझने, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात थी क्या, बहुत ईजी बात थी। अब मैं आ जाती हूँ इनडेम्पोटेंट लॉ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको इंटरसेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगी तब इंटरसेक्शन सेट में भी आपको मिलेगा। ए यूनियन ए की बात कर रही हूँ मैं, ए यूनियन ए। भाई मैं अगर ए यूनियन ए ही करूंगी तो मैं ए के ही तो एलिमेंट लिखूंगी, कौन सी बड़ी बात हो गई, वो सेम सेम लॉ है। इसका फिर आपका यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। अगर मैं यूनिवर्सल सेट और यूनियन ए करूंगी तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या है, वो बेसिक सेट। तो अगर वो बेसिक सेट के साथ अगर मैं यूनियन ए करूंगी, यानी कि ए का यूनियन करूंगी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। क्योंकि भाई ए के अंदर क्या है, वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी है। तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं वापस से सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिखूंगी, है ना। और ए के एलिमेंट बार कॉमन एलिमेंट है ए और यू में, तो वो ए के एलिमेंट को मैं बार बार थोड़ी ना लिखूंगी, एक ही बार लिखूंगी। अब वो जब एक ही बार लिखूंगी तो फिर से जब शुरू से लिखूंगी तो मेरे को फिर से यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। तो इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ यू भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, बहुत इजी इजी, इतने इजी इजी आपके इसमें क्या है, सेट्स हैं। अब जो चीज बेटा आपको समझ में नहीं आई है, एक बार आप वीडियो को पीछे करके देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगी, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा रखी है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये चीज समझ में आ गई। और यूनिवर्सल सेट की डिनोशन बेटा कैपिटल यू से होती है। और यूनियन वाला जो आपका सिंबल बनता है ना, ये थोड़ा सा कर्व, कर्व आधा सा जो है बनता है, कर्व आधा टाइप का, आपका मून मान लो आप, वैसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यू जैसा दिख रहा है पर ये यू जैसा नहीं होता बेटा, आपको लोगों को पता है, ये आपकी बुक में सिंबल अच्छी तरह से बना है। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट में, जो कि हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। तो ये वाली सेट सबको समझ में आ गई ना, वेन डायग्राम ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट में। अब मैं आ जाती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट में आऊँ, अब वेन डायग्राम्स की भी कोई बात कर रहे हैं, चलो मैं वेन डायग्राम्स भी आपको समझा देती हूँ एक बार, तो वेन डायग्राम्स भी आपको एक बार समझ में आ जाएंगे। सपोज मान लो बेटा आप वेन डायग्राम्स भी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वेन डायग्राम लिखा है पर वेन डायग्राम मैम आपने समझाया नहीं। तो एक बार ये देखो, सपोज मेरे पास एक इस तरह का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे बाहर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने कुछ नंबर लिखे, 1 2, सॉरी सॉरी, 3, ठीक है, 4, मैंने ये नंबर लिखे। अब मैं इसके अंदर एक और सर्कल बनाऊंगी। ठीक है, सर्कल मैंने अंदर बनाया, प्लीज इसको बाहर को निकल रहा है, ये आप मत देखो। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। अब इस ए के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर लिखे, मैंने लिखा 5, ठीक है, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 6, ठीक है, मैंने लिखा 7,
इसके बाद फिर मैं इसके अंदर एक और बना देती हूँ बी, ये बी नाम से। इसमें मैं लिख सकती हूँ 8, है ना, मैंने 8 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी सेट ऑफ यू तो इसमें मेरे आ जाएंगे 1 2 3 4। मैं लिखूंगी सेट ए तो इसमें मेरे आ जाएंगे 5 6 7। मैं लिखूंगी सेट बी तो इसमें मेरा 8 आ जाएगा, है ना। और ये सब क्या है, सबसेट ऑफ यू, क्योंकि यू के अंदर तो ये सभी आते हैं, है ना। समझ में आ गया आपको। तो इसी को हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर है, बिल्कुल इसमें डाउट नहीं है। वेन डायग्राम रह गया था, मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करूं, यूनियन और इंटरसेक्शन, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Phi, the intersection of set is the set of all the elements common to both the set. Phi, the intersection, अब देखो यहाँ पे phi आपका लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है आपको, तो इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है गलती से आ गया यहाँ पर, ये द इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ द सेट। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज द सेट, तो ये वो सेट है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ द सेट। यानी कि इसमें मैं क्या लिख रही हूँ, मेरे पास जैसे सपोज एक ए सेट है जो कि है 1 2 3 4, मेरे पास एक बी सेट है जो कि है 4 3 5 6। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 3। तो ये 4 3 का मैं जो सेट बनाऊंगा ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, क्योंकि इसमें ये जो होता है ये सेट होता है ऑल द एलिमेंट जो कि कॉमन है दो सेट को, है ना। तो वो हम लिख देते हैं। अब इसमें आप ये वाला सिंबल यूज करते हो, उल्टा यू is used to represent intersection. If A उल्टा U B, यानी कि A intersection B is equal to, यहाँ पे the set of all x such that x belongs to A and x belongs to B also, यानी कि मैं कॉमन की बात कर रही हूँ। So if A intersection B equal to 5, अगर A आपका B का इंटरसेक्शन क्या निकल रहा है, एम्प्टी सेट निकल रहा है, इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट है, यानी कि ये जॉइन ही नहीं हो रहा है। ये कॉमन तो तभी आएगा ना आपका, देखो कॉमन तो आपका तभी आएगा जब दोनों सेट मिलेंगे। जब दोनों सेट मिल ही नहीं रहे, जब बीच में गैप है आपके वेन डायग्राम में, तो इसका मतलब कि इनके बीच कोई चीज कॉमन ही नहीं है। और जब इन दोनों सेट में कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आपका आ जाएगा। एम्प्टी सेट यानी कि 5। समझ में आ गया। सम ऑपरेशंस ऑन इंटरसेक्शन, अब ये चीज आप देख लो, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। अब देखो, तो अब यहाँ पे कम्यूटेटिव, यहाँ पे फिर से आपके सेम ऑपरेशन है। कम्यूटेटिव की बात करूं, कम्यूटेटिव की बात क्या है, इसमें एक और आपका आ गया लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको पढ़ाया था, इसमें आपका ये लॉ थे बट बहुत कम कम लॉ थे। कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट था, द आइडेंटिटी ऑफ यू, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर ए सेट यूनियन फाइव तो आपको ए ही मिलेगा। इनडेम्पोटेंट लॉ था, क्या था इसमें भाई नई चीज, मैंने ए का यूनियन ए के साथ ही कर दिया, वापस मेरे को ए मिलेगा। इसका यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ मिलोगे, यूनिवर्सल सेट ही आपको मिलेगा, लॉ ऑफ यू, ये हमने पढ़े थे। इंटरसेक्शन सेट में क्या है आपका, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव अगेन द सेम प्रॉपर्टी, इसमें भी कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर कहूंगी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मैंने कॉमन एलिमेंट लिख दिए इन दोनों के, बी इंटरसेक्शन ए कहूंगी, सेम बात है भाई, उनके भी कॉमन एलिमेंट ही लिखूंगी। अब एसोसिएटिव में भी क्या है, एसोसिएटिव में वही सेम चीज, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी को मैंने ब्रैकेट में लिखा, बाद में इंटरसेक्शन ऑफ सी करा, तो बात तो एक ही है, कॉमन ही लिखना है, दोनों में सेम आंसर आने का है। अगर मैं इसको ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं और लास्ट में इंटरसेक्शन ऑफ ए करूंगी तब भी मेरा सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ लॉ ऑफ फाई एंड यू। लॉ ऑफ फाई एंड यू की अगर मैं बात करूँ, फाई क्या है आपका एम्प्टी सेट है और यू आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो आप इसको देखो कि ये है, अगर एम्प्टी सेट का यूनियन आप ए के साथ करोगे, एक सेट ए के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, क्योंकि फाई में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो अगर ए के साथ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फाई ही मिलेगा। ये आपको आगे की कोई चीज कॉमन ही नहीं आएगी। इसके बाद यूनिवर्सल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा, क्योंकि जो एलिमेंट ए है में होंगे वही आपके यूनिवर्सल सेट में भी होंगे, तो वही कॉमन भी है, तो ए आंसर आपको मिल जाएगा। इंडेम्पोटेंट लॉ की बात कर रही हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन ए अगर करोगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि भाई वही सेट का बार बार उसके साथ इंटरसेक्शन, तो क्या ही कॉमन आएगा आपका, वही आएगा। इसका फिर आपका नेक्स्ट, तो कितने आपके बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग वाले से वो है आपके ऑपरेशन, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी पढ़ा रही हूँ, जो आप अपनी छोटी क्लासों में भी पढ़ते हो पर भूल जाते हो।
है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि है ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, बिल्कुल दिमाग में वही चीज याद रख दो। यूनियन मतलब मैम ने बताया था कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब मैम ने बताया था कि सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, केवल कॉमन चीजें लिखनी है दो सेट्स के बीच में। अगर ए इंटरसेक्शन में करती हूँ, देखो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, मैंने वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो बी और सी में है, बस कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा। उसका अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कर दूं, ए के साथ इंटरसेक्शन यानी कि उस सेट का अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कर दूं, तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो जो कॉमन एलिमेंट्स ए और इस सेट के बीच में आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए का अगर मैं ए और बी में से जो कॉमन एलिमेंट्स निकालूंगी वो, और ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी में से जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो, और इन दोनों का यूनियन यानी कि इन दोनों को अगर मैं साथ में लिख दूंगी तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात थी इसमें, आप ये बताओ खुद। ए का अगर इंटरसेक्शन में बी यूनियन सी के साथ कर रही हूँ तो इसमें मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी, मैंने अब मैं ए को तो मेरे को मल्टीप्लाई करना ही था, तो मैं इसको ये भी कर सकती हूँ ना, मल्टीप्लाई नहीं इंटरसेक्शन मेरे को करना ही था दोनों का ब्रैकेट में, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और दोनों का यूनियन कर दूंगी फिर, तो आंसर तो वही आना है। तो देखो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो ये आप लोगों को आई होप ये सारे ही जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन समझ में आए। बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंटरसेक्शन के ऑपरेशन में, वो भी लास्ट वाले फिफ्थ वाले में, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया, ठीक है। बहुत कॉमन कॉमन आइडेंटिटी है, मेरे को लगता भी नहीं है इतनी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है ना। दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे अपना आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंस, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ सेट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट की अगर मैं बात करूं, डिफरेंस ऑफ सेट में तो मेरे को लगता है सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसी चीज है ना। डिफरेंस ऑफ सेट अगर मैंने कहा सेट ए आपका और सेट बी है तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट। अब देखो मैंने अगर लिखूंगी सेट ए माइनस बी यानी कि द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए नॉट बी, वो आपको लिख देना है, ठीक है, बस सिंपल। बी माइनस ए यानी कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू बी नॉट ए, ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ करने का ही नहीं है। ये आप सिंपल आपको लिख देना है, क्योंकि बी और ए में कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ना, तो आपको जब मैं ए माइनस बी बोलूंगी वो सारे एलिमेंट ए के लिखने हैं जो कि बी में नहीं है, और बी माइनस ए बोलूंगी सारे एलिमेंट बी के लिखने हैं जो ए में नहीं है, ठीक है। सपोज देयर आर टू सेट्स ए एंड यू, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि द सेट डज नॉट कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ ए बट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास दो सेट है ए और यू, अब मैं अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालूंगी यानी वो सेट जिसके अंदर आपके यू के तो एलिमेंट है, यू के एलिमेंट है दैट, पर ए के एलिमेंट्स उसमें एक भी नहीं है। समझ में आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका ये साइन यूज होता है, मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात करी थी तो मैं ए के ऊपर ये छोटा सा कॉमा टाइप का लगा देती हूँ, इज यूज टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन यू एंड सेट ए, क्योंकि अगर मैं यू और सेट ए के बीच में डिफरेंस निकालूंगी इसका मतलब क्या है कि मेरे को वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि यू में यू को बिलोंग करते हैं पर ए के अंदर नहीं है। इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट, अगर यू हमारा यूनिवर्सल सेट होता है यानी कि वो द बेसिक सेट जिसके आगे सारे सबसेट्स हैं, तो इफ ए इज इट्स सबसेट और अगर ए उसका सबसेट है तो फिर देन ए इज ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इज सबसेट, ए कॉम्प्लीमेंट भी उसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एलिमेंट्स ए में नहीं है पर यू में है ना। तो अगर यू में वो एलिमेंट है तो इसका मतलब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, यू का ही सबसेट है, क्योंकि सबसेट क्या होता है, वही चीज जिसके अंदर एलिमेंट्स हो वो बेसिक सेट के, है ना। अब यहाँ पे आप देखो ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या है, जो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। और उसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगी यानी कि मैं ए के ही जो है एलिमेंट वापस लिख दूंगी, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी थी, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग वाली बात है ना। समझ में आ गया बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी आपको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मेरी है कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मेरे पास एक सेट ए है और उसी का यूनियन, उसका यूनियन मेरे को इसका करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट्स किसके नहीं है, ए वाले सेट के एलिमेंट्स नहीं है, और ए के अंदर एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ए यूनियन के अंदर एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है।
ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का यूनियन कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा हमें, वो यू सेट मिल जाएगा। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालनी हूँ यू के रिस्पेक्ट में, है ना, तो मेरे को यू ही वापस मिल जाएगा। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका फाइव के इक्वल है। क्यों है मैम फाइव के इक्वल, अरे दिमाग लगाओ, ए आपका है वो जिसके अंदर ए के एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है वो जिसके अंदर ए वाले एलिमेंट नहीं है, यानी कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वो एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, दोनों का कॉमन चीज निकालोगे तो एम्प्टी सेट ही तो मिलेगा, तो फाइव से डिनोट करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ की अगर बात करूं तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी करा, दो सेट थे, ए एक सेट था बी, दोनों का मैंने यूनियन करा, दोनों का मैंने पूरा लिखे सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखा, उनका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगी तो वो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैम ये कैसे हुआ, समझो इसको, ये देखो मैंने ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट करे थे, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो कि सेट ए में नहीं होंगे, है ना, वो एलिमेंट्स इसमें होंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एलिमेंट सेट बी में नहीं होंगे, इनका जब इंटरसेक्शन निकालूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको। और इसी तरह से अगर आपको सिंपल साइन बदलना है, इसमें कुछ वो डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत इजी लॉ होता है, ठीक है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जब भी दिखे तो सिंपल ये सोचना है कि मैम ने बोला था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम कर देंगे। इसका फिर आपका ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और बी दो सेट है, उनके पीछे कॉमन का जो कॉमन एलिमेंट जो निकले होंगे ना, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा। इसमें भी सिंपल सी चीज, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल आपको अंदर का जो इंटरसेक्शन वाला साइन है यूनियन में बदल देना है, और वाइस वर्सा इसमें फॉलो होगा। समझ में आ गया। अब है द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको समझा दिया था अभी पिछली बार, पिछली स्लाइड में भी ये सेम चीज समझा के आई हूँ, है ना। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इसमें क्या है देखो, फाइव का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, एम्प्टी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए इस सेट में, है ना, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते। इसका मतलब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो यूनिवर्सल सेट ही निकलेगा, और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो फाइव निकलेगा। कौन सी बड़ी बात थी इसमें सोचने वाली, खाली इतने बड़े बड़े नाम दे देते हैं, है इतनी कॉमन सी चीज, है ना। अब है बेटा थैंक यू, और ये स्लाइड्स आपकी बहुत ज्यादा अच्छी तरह प्यार से बनी थी, तो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जिसने वॉचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बच्चे बने रहे, जो बच्चे लास्ट तक बने रहे हैं, मुझे पता है सेट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे तब भी समझ में आ जाएगा। इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है जितनी इसकी हवा बना रखी है कि भाई सेट है, इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इसको देखने के लिए हमें 3 3 घंटे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, 4 4 घंटे, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद पेन पेंसिल नहीं उठाओगे, जब तक आप खुद रीडिंग नहीं मारोगे मैथ्स की बुक में जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो बेटा, मैंने चैप्टर अच्छे से समझा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि मैम हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे सारी, ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में लिखेंगे, उसको मैं सेपरेट आपको कुछ मिनट्स का वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगी, ताकि वो टॉपिक में आपको इंडिविजुअली समझाऊँ, ठीक है। तो आई होप डियर्स आपको समझ में आ गया हो, और कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो उसको एक बार रिवाइंड बैक करके देख लेना, फिर भी नहीं आई तो कमेंट में नीचे लिख देना, मैम हमें ये समझ में नहीं आई है, आप इसका हमें सेपरेट वीडियो बना के दे दो, तो मैं आपको वो टॉपिक सेपरेटली जो है समझा दूंगी, ठीक है। So thank you dear students for watching this video. I hope you enjoyed it and enjoyed it. So thank you so much for watching, and yes, stay tuned for next videos. Okay. So thank you so much dear students.